नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले दो छोटी छोटी अपील। पहली अपील ये कि सत्यहिंदी.com आपसे आर्थिक मदद की उम्मीद करता है। ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता के लिए हमें आपके मदद की जरूरत है और आर्थिक मदद की जरूरत है। इसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने और हमें आर्थिक भुगतान करें। साथ ही साथ सत्य हिंदी का मोबाइल ऐप भी आ गया है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। दरअसल आज की जो बातचीत है वो बहुत दिलचस्प है। दिलचस्प कई मायनों में है, क्योंकि इसमें अर्थव्यवस्था भी है, इसमें विचारधारा भी है और साथ ही साथ इसमें राजनीति भी है, इसमें डर भी है और आशंका भी है। हम बातचीत दरअसल कर रहे हैं कि पांचजन्य में पिछले दिनों छपे एक लेख की। अगर आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको फौरन अंदाजा लगेगा। 3 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आने वाली हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं जो बहुत बड़ी तस्वीर, इधर किनारे पे पांचजन्य, जिसमें लिखा हुआ साख और आघात। उसके बाद कोने में दूसरी तस्वीर है जिसपे सुनील आंबेकर, जो विचार प्रमुख है, एक तरीके पब्लिसिटी प्रमुख है आरएसएस के, उन्होंने कहा कि दरअसल ये पांचजन्य जो है ये उनका मुखपत्र नहीं है। तीसरी तस्वीर जो है वो आरएसएस के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी मनमोहन वैद्य की है। अब मैं आपको पूरे घटनाक्रम को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए, हमारे दर्शक जो पहली बार देख रहे हो या पहली बार इस घटना से रूबरू हो रहे हो, कि दरअसल पांचजन्य ने एक लेख लिखा, उसके कवर पे इन्फोसिस के चीफ की तस्वीर लगाई। इन्फोसिस जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर टेक कंपनी है और जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम काफी रोशन किया है। दरअसल पिछले दिनों अगर आपको याद होगा तो जून के महीने में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया था और वो सॉफ्टवेयर अभी तक ठीक से काम नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से काम मंदा पड़ा हुआ है और बहुत दिक्कत पैदा हो रही है। पिछले दिनों सरकार ने उनको बुलाया भी था और थोड़ी डांट फटकार भी हुई थी, उनसे पूछताछ भी की गई थी और उनको 15 सितंबर तक का वक्त दिया गया। उसी के मद्देनजर एक लेख पांचजन्य में छपा है। इस लेख में 3 तरीके के आरोप लगाए गए हैं। पहली बात ये कहा गया कि इन्फोसिस जैसी कंपनी के ऊपर की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करना, दूसरा नक्सल वामपंथ टुकड़े टुकड़े गैंग की मदद करना और तीसरा भारत तोड़ने वालों के साथ होना। अब ये एक ऐसे आरोप है जिस पर जो शायद ही कोई किसी को इस बात पर विश्वास हो, लेकिन पांचजन्य की तरफ से ये आरोप लेखक ने लगाए हैं अपने लेख पे। जब ये विवाद का विषय बना तो उसके बाद आरएसएस की जो पब्लिसिटी प्रमुख है सुनील आंबेकर, उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि दरअसल पांचजन्य के माध्यम से आरएसएस और सरकार की तरफ निशाना साधना ठीक नहीं है, क्योंकि पांचजन्य आरएसएस का मुखपत्र नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि यह लेखक की निजी राय है और इन्होंने कहा अपने ट्वीट में कि इन्फोसिस का बड़ा योगदान है भारत के उद्योग धंधों में। लेकिन उसके बाद दिलचस्प बात यह है कि सुनील आंबेकर जो है वो है तो पब्लिसिटी प्रमुख, लेकिन आरएसएस के तीसरे नंबर के बड़े नेता मनमोहन वैद्य का दिल्ली के मयूर विहार में पांचजन्य का एक दफ्तर खुल रहा था, वहां पर उन्होंने भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने जो कहा है वो इस बात को दर्शाता है कि दरअसल आरएसएस पूरी तरीके से पांचजन्य के साथ है। उन्होंने कहा कि धर्म युद्ध में 2 खेमे होते हैं, गलत खेमे में सही लोग हो सकते हैं और उनको निशाना बनाकर तीर चलाना पड़ता है। यहां उदाहरण महाभारत का एक तरीके से दिया गया, जब भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे लोग कौरवों के खेमे में थे और पांडवों की तरफ से जब अर्जुन ने उनको देखा तो कहा कि मैं अपने ऊपर कैसे बाण चला सकता हूं, तब कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया और कहा यह धर्म युद्ध है, जो अधर्म के साथ है उनको निशाना तो बनाना ही पड़ेगा। दूसरी बात मनमोहन वैद्य जी ने कही कि पांचजन्य धर्म युद्ध का आगाज करता है और यह युद्ध लंबा चलेगा क्योंकि राष्ट्रवादी विचार मजबूत हो रहा है। अब अगर पांचजन्य के उस लेख को और मनमोहन वैद्य के इस भाषण को अगर जोड़ के देखा जाए तो स्थिति थोड़ी और आगे बढ़ जाती है। हालांकि इस पूरे मसले पर कई जो आरएसएस के सपोर्टर लोग हैं, जैसे मोहनलाल पाई जैसे लोग, मोहनदास पाई जैसे लोग, उन्होंने भी कहा कि नहीं, ये तो संकीर्ण मानसिकता की बात है, इस तरीके के आरोप लगाना ठीक नहीं है। इंडस्ट्री में आज रॉयटर की तरफ से एक स्टोरी हुई है जिसमें उन्होंने इंडस्ट्री के कई लोगों से बातचीत की है और उस बातचीत में निष्कर्ष निकला है कि दरअसल इंडस्ट्री जो है वो थोड़े चिंता में है इस वक्त इस बात को लेकर। और ये पहला वाकया नहीं, इसके कुछ दिनों पहले की बात है जब देश के एक केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने टाटा पर भी लगभग इसी तरीके का आरोप लगाया था। तो इसी पर करेंगे बातचीत और बातचीत करेंगे क्या इस तरीके से अर्थव्यवस्था चल सकती है
और क्या देश की सरकार को इस पर स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, इन मेहमानों का आपसे परिचय कराते हैं। हमारे साथ दरअसल इस वक्त हैं प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में है। हमारे साथ M.K. वेणु है, द वायर के संपादक फाउंडिंग एडिटर है। दिलीप चेरियन है, जाने माने कह सकते हैं कि जिसे कहते हैं ना कि क्या बोले, पीआर कंसल्टेंट कह सकते हैं। और देशरतन निगम जी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील हैं और आरएसएस से संबंधित हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे सीएनबीसी आवाज के पूर्व संपादक आलोक जोशी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वेणु, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि ये पांचजन का जो ये लेख है उसमें वायर का भी उल्लेख किया गया है और एक तरीके से कहा गया है कि इन्फोसिस ने आप जैसे संगठन की मदद की जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो पहली तो प्रतिक्रिया ये कि क्या आप लोग देश के तोड़ने में लगे हुए। दूसरी, जब इस तरीके की बात आती है तो इससे अर्थव्यवस्था को कैसे नुकसान पहुंचता है? पहली बात तो आशुतोष, मैं ये कहूंगा कि ये तो हिस्ट्री, आपको इतिहास आखिर में आपको बताएगा कि धर्म के साथ कौन था, अधर्म के साथ कौन था। इतिहास के मामले में पहले ही जजमेंट देना मेरे ख्याल ठीक नहीं है। और दूसरी बात आशुतोष, मैं ये कहूंगा कि जैसे आपने अभी बताया कि आरएसएस के स्पोक्सपर्सन ने ऑफिशियली उन्होंने इसका खंडन किया है और जो पांचजन्य के जो के संपादक हैं उनके स्टेटमेंट से अपनी दूरी बनाई है। तो मैं ये पूछूंगा कि अब इसमें आरएसएस तो अगर धर्म के साथ है या पांचजन्य के जो संपादक धर्म के साथ है, कौन धर्म अधर्म पता नहीं। तो ये जो कंफ्यूजन जो है ये तो आरएसएस वो वही रिजॉल्व कर सकती है। जहां तक हमारा सवाल है आशुतोष, इन्फोसिस ज्यादातर मैंने देखा साउथ में जितने जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं उसमें इन्फोसिस भी है, उसमें विप्रो भी है, अजीम प्रेमजी जो चलाते हैं, और भी कई कंपनियां हैं जो एक इंडिपेंडेंट मीडिया फंड पे को पैसा देते हैं। अब उस इंडिपेंडेंट मीडिया फंड से कई डिजिटल मीडिया कंपनियों को डोनेशंस मिली हैं। उसमें हम भी हैं, उसमें ऑल्ट न्यूज भी है, उसमें स्वराज भी है। हाँ, उसमें एक राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन भी है जो धर्म के साथ है, जो अधर्म के साथ है उनको भी दिया है, जो धर्म के साथ है उनको भी मिला हुआ है उसमें। तो मैं ये क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ। तो मतलब उनके हिसाब से तो धर्म और अधर्म, मैं अपने हिसाब से नहीं बोल रहा। तो ये इसको इतना बड़ा बात का मतलब बतंगड़ा बनाना, मेरे ख्याल ये पांचजन्य के संपादक से बड़ी गलती हुई है और इसीलिए आरएसएस उनके जो एडिटोरियल से अपने आप को डिस्टेंस कर रही है। और इन्फोसिस जैसे संस्था को आप नक्सल बता देना, टुकड़े टुकड़े बता देना, ये मतलब ये कहीं से भी, मैं कहूंगा कि किसी भी रैशनल आदमी, चाहे वो राइट विंग का हो, चाहे लेफ्ट विंग का हो, चाहे संघ परिवार का हो, वो इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैं देशरतन जी की भी उनकी भी प्रतिक्रिया इसमें सुनना चाहूंगा। और फाइनल बात मैं ये कहूंगा आशुतोष जी कि इस देश में मतलब जो कॉर्पोरेट और इस सरकार और कॉर्पोरेट, बीजेपी और कॉर्पोरेट सेक्टर के रिलेशनशिप का अगर आप असली निचोड़ निकालें तो आंकड़े दिखाते हैं कि 90% इलेक्शन फंडिंग तो सारी कॉर्पोरेट हाउस की बीजेपी को जा रही है। तो ये फिर ये कहां से अधर्म कहां से हो गए? ये तो सपोर्ट पूरा इन्हीं को कर रहे हैं। 90% अगर कॉर्पोरेट फंडिंग अगर बीजेपी को जा रही है तो वो, मैं कहूंगा वो तो सब धर्म के साथ है, वो कहां से अधर्म के साथ है? इसके साथ में अपना ये जरा एटलीस्ट पहला जो कमेंट है इसको मैं खत्म करता हूँ। चूंकि वेणु ने देशरतन जी का नाम लिया, इसलिए देशरतन जी, मेरा सवाल आपसे है कि ये जो बात पांचजन्य में लिखी गई है वो विवाद अपने आप पे खत्म हो गया होता अगर सुनील आम्बेडकर के ट्वीट के बाद मनमोहन वैद्य जी का बयान नहीं आता। लेकिन मनमोहन जी ने जो बयान दिया, और बहुत ही पावरफुल आदमी, वो बिल्कुल कोई मामूली आदमी नहीं है, वो तीसरे नंबर के नेता हैं और बहुत ही पावरफुल स्थिति उनकी है। उनका ये कहना कि दरअसल ये एक धर्म युद्ध है और पांचजन्य धर्म युद्ध में लगा हुआ है। तो एक तरीके से जो बात उस लेख में छपी है उसको उन्होंने मजबूती दी है और उस पांचजन्य के संपादक ने अपने आप को पूरी तरीके से कहा उस लेख के साथ खड़े हुए। ये क्या दर्शाता है? क्या आरएसएस में दो राय है या फिर जो इन्फोसिस पर जो आरोप लगाए गए उनमें सत्यता है? देखिए आशुतोष जी, पहले तो सुनील आम्बेडकर जी जो हमारे प्रचार प्रमुख हैं उन्होंने बड़ा साफ कर दिया है
कि वो जो राइटर है उनकी व्यक्तिगत राय है, वो संघ का राय नहीं है, और वो इससे उन्होंने अपनी दूरी बनाई। दूसरा, आरएसएस ना फंड करता है 5 जनवरी को, ना चलाता है, भारत प्रकाशन चलाता है। आज डेट में सारे अधिकार उनके पास है, और ये 1977 से हुआ है, ये आप भी जानते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो महत्वपूर्ण योगदान है इंफोसिस का, उसको भी उन्होंने माना और बोला कि हमेशा से करते रहेंगे। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि कुछ इश्यूज रेज हुए हैं, इतना कह के उन्होंने छोड़ दिया। और दूसरा, जो मनमोहन वैद्य जी ने बोला, बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं संघ में, और पहले प्रचार प्रमुख भी रहे हुए हैं, और उनका अगर देखें तो वो एक नए ऑफिस का उद्घाटन कर रहे थे 5 जनवरी का, मेरी भी रहा है, तो उन्होंने 5 जनवरी के बारे में बोला है, इन्फोसिस से संबंधित नहीं बोला। उसको जोड़ना गलत है, आप दोनों को जोड़ नहीं सकते, वो इंसिडेंटल चीज है। वो वहां पर गए, उन्होंने 5 जन के बारे में बोला। 5 जन राष्ट्रवादी मुद्दे उठाता है और लिखता है, उसकी अपनी इंडिपेंडेंट एक साख है, और वो उस पर कार्य करता रहता है। और चंद्र प्रकाश जी का ये लेख है, उन्होंने लिखा, और हितेश शंकर ने बोला कि हम स्टोरी के साथ हैं। लेकिन स्टोरी में देखिए, अगर उन्होंने ये नहीं बोला कि वो, अगर मैं वो पढ़ दूं जो हिंदी में लिखा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई देश विरोधी शक्ति इंफोसिस के माध्यम से भारत के आर्थिक हितों को चोट पहुंचाने में जुटी है। एक क्वेश्चन मार्क है, एक आशंका है। तो ये नहीं कह रहे हैं कि इंफोसिस राष्ट्र विरोधी है, एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहा है, एक आशंका है। और कुछ क्षण के लिए मैं कहूंगा, आप लोग भूल जाए 5 जनवरी को, आप लोग भूल जाए संघ को, और देखें मुद्दा क्या है, इशू क्या है। 3 बार सीरियस घटनाएं हुई, इसमें आरएसएस, कांग्रेस, बीजेपी का कहीं कुछ, 2 मिनट के लिए भूल जाए, राजनीति को उसमें से निकाल दो। जीएसटी की वेबसाइट में बहुत प्रॉब्लम आई, और मुझे पर्सनली मालूम है एज अ लॉयर कि कारोबारियों को बहुत दिक्कत आ रही थी, और अभी भी शायद है उसमें। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट में भी बहुत दिक्कत आई, और दूसरा आपका इनकम टैक्स में अभी भी आ रही है, और वो अभी तक पूरी तरीके से फंक्शनल नहीं हुआ है। और पैंडेमिक में जो रेवेन्यू कलेक्शन, सरकार की जो आर्थिक स्थिति है, सारी दुनिया में सारी सरकारों की परेशानियां आई, इस सरकार को भी परेशानी आई। तो रेवेन्यू कलेक्शन में इससे सीधे कोई नहीं कह सकता कि अगर आपके ग्लिचेस होंगे आपके वेबसाइट पे, पोर्टल से, जिससे ऑनलाइन आपको फाइलिंग करनी है, उससे रेवेन्यू कलेक्शन पे इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो ये जो लगातार चीजें हो रही, तो इसमें आशंका जाहिर करना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है, एक के बाद वो भी ऐसी कंपनी जो कि बहुत एस्टैब्लिश्ड है, जिसने पूर्व में बहुत योगदान दिया है, आप देखें, और उसको माना भी है, लोगों ने भी माना, हम सब मानते हैं। तो ये क्यों हो रहा है, तो ये इस पर ध्यान करने की और जांच का विषय बन जाता है। वो हितेश शंकर जी का ये कहना है, तो जांच से किसी को भागना नहीं चाहिए। देखिए, जांच से निष्कर्ष सामने निकलेगा कि ये जानबूझ के किया है या टेक्निकल चीजें हैं। टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं, सुनिए, टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो वो सिविल रॉन्ग माना जाएगा, उसके लिए पेनल्टी, कंपनसेशन सरकार जो चाहे कर सकती है। लेकिन अगर जानबूझ के किया है तो नया पर्सपेक्टिव आ जाता है सारा, तो उस पर हम और आप अभी नहीं बोल सकते उस चीज को कि ऐसा क्यों हुआ। बट देशरत्न जी, मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्या मानते हैं, क्या ये इंफोसिस जैसी इतनी बड़ी कंपनी, जिसकी साख पिछले 30 सालों में अनक्वेश्चनेबल है, जिसकी इंटीग्रिटी पर अभी तक किसी ने सवाल नहीं खड़ा किया, आपको लगता है कि जानबूझकर वो ऐसी हरकत करेंगे जिससे देश की अर्थव्यवस्था और टैक्स कलेक्शन में प्रॉब्लम हो और सरकार की अर्थव्यवस्था अस्थिर हो? इंटेंट का सवाल। मैं इसका जवाब दूंगा, इसीलिए मैंने बोला हम और आप जवाब नहीं दे सकते, जांच का विषय, जांच से ही निकलेगा। अगर सिविल रॉन्ग है उसकी अलग कॉन्सिक्वेंसेस है, और अगर जानबूझ के किया हुआ है तो अलग है। हम लोग इस हालात में अभी नहीं है, जो पब्लिक डोमेन में साक्ष्य और एविडेंस है, उस हालात में नहीं है कि इस पर हम कुछ बोल सके। तो वो वहां पर जो मुद्दा उठा है कि वो बहुत सीरियस है, कि वो जांच इस पे होनी चाहिए। ही हितेश शंकर जी ने भी बोला है कि इसमें जांच होनी चाहिए, और इंफोसिस को खुद आके बोलना चाहिए कि इसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो। देखिए, कंपनी के जो लोग हैं उसमें जो कार्य करते हैं, जो संभालते हैं, वो बदलते रहते हैं। अभी जो सेट है वो पहला सेट नहीं है जो काम कर रहा है टॉप लेवल पर। तो हम पिछले से और अभी के सेट को की तुलना नहीं कर सकते, जो लोग अभी हैं वहां पर। कंपनी वही है, लेकिन कंपनी क्या होती, कंपनी वो होती है जो लोग चला रहे होते हैं। कंपनी एक मुर्दा चीज है, अगर उसमें आदमी ना हो तो ये जांच का विषय बन जाता है। अग्नि परीक्षा तो देनी पड़ेगी इन्फोसिस को, ये दिलीप केरियन, अग्नि परीक्षा तो देनी पड़ेगी। 10 सेकंड मुझे दीजिए। हाँ बिल्कुल, बोलिए। देखिए, होता क्या है कि अगर एक बार हुआ होता तो समझ में आता,
2 बार 3 बार, वो भी ऐसे चीज पे हो रहा है जो सीधे आर्थिक व्यवस्था पे असर पड़ता है, तो मन में शंका होती है। ठीक है, राम के मन में भी शंका पैदा की गई थी और उन्होंने सीता को अग्नि परीक्षा के लिए ये कंपैरिजन बहुत अनफेयर कंपैरिजन है। नहीं अनफेयर नहीं है, सवाल खड़ा हुआ था, धोबी ने सवाल खड़ा किया था, उसके बाद मन में हुआ था अग्नि परीक्षा सीता को देनी। दिलीप चरिंजी, मेरा सवाल इस बात को लेकर ये कि जब इस तरीके की आशंका शंका जब इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी के ऊपर होती है, तो क्या जो आत्मनिर्भर की बात भारत सरकार करती है, क्या वो जो मोमेंटम है उसको धक्का लगता है? बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, जो आज रॉयटर की रिपोर्ट है, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट से बात सब कह रहे हैं, हम लोग बहुत डरे हुए इस बात को लेके कि ये क्या हो रहा, अगर इन्फोसिस को नहीं छोड़ा जाएगा तो फिर हमारी तो कोई भी साथ ही नहीं है। दिलीप, देखिए, डर का तो माहौल है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि ना टाटा के साथ ना इन्फोसिस के साथ कोई भी जाने माने पूंजीपति खड़े होके, या कोई एसोसिएशन जिनका ये काम है उनको डिफेंड करना, वो मुंह नहीं खोल रहे हैं। बात ये पहला बात है। दूसरी बात यह है कि ऐसे जो कमेंट्स हैं, इसके बावजूद गवर्नमेंट इन कंपनियों के साथ बहुत बड़े रकम के काम कर रहे हैं। आज ही अनाउंसमेंट हुआ है कि टाटास को मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन का नया कॉन्ट्रैक्ट आज शाम को दिया गया है। तो मेरा मानना यह है कि आप एक हाथ से इन्हीं कंपनियों से आत्मनिर्भर भारत के लिए काम करा रहे हैं, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत वर्ड जो है, जो टाटा के प्रेस रिलीज है उसमें 4 बार रिपीट किया हुआ है आज के प्रेस रिलीज में, ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन में। तो मेरे ख्याल में इस वक्त डर ऐसा है कि इन्हीं कंपनी से ही काम लेना है, पर इन्हीं कंपनीज पे प्रेशर डालना है। ये जो कमेंट्स पंजन्य ने किया है और पीयूष गोयल जी ने किया है, इसके वजह से जो डर का माहौल सारे कॉर्पोरेट इंडिया में फैला हुआ है, वो हमें समझना चाहिए और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हम उसको एक्सेप्ट ना करें तो हम गलत प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं। पर इससे भी बड़ा मामला यह है कि ऐसे कमेंट से इंडियन इंडस्ट्री का इमेज ग्लोबली उसको हानि पहुंचाते हैं, क्योंकि ये जो कंपनीज है, अगर हम इनके ऊपर शक करें तो बाकी जो इंडियन इंडस्ट्री है उन पे तो शक और भी ज्यादा होगा, क्योंकि इंडियन इंडस्ट्री के सबसे जाने माने और सबसे वेल रिगार्डेड कंपनीज में ये है। और इसमें से अगर आप दोनों को इंडिविजुअली चोट लगाए तो नेचुरली इसका असर इंडियन इंडस्ट्री पे, सारे इंडस्ट्री पे लगने वाले हैं और इसका अर्थव्यवस्था पे चोट पहुंचेगा और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकता है, क्योंकि जब इमेज कहीं भी हर्ट हो जाए तो मेरे ख्याल में आगे जाकर इन कंपनीज को जब ग्लोबली डील करना पड़ेगा उसमें उनका हानि होगा ही होगा। ठीक है दिलीप। प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा जी, आपके पास हूं, उसके पहले मैं छोटी सी जानकारी अपने दर्शकों को दे दूं कि दरअसल ये जो पांचजन्य पत्रिका है, ये 1947 में आरएसएस ने राष्ट्रधर्म नाम का प्रकाशन शुरू किया था और 1948 में इस पत्रिका की शुरुआत हुई थी। और अटल बिहारी वाजपेयी जो आगे चलकर देश के बड़े प्रधानमंत्री बने, देश के बड़े नेता थे, वो इसके पहले एडिटर थे। ये बात बिल्कुल सच है कि 1977 में इसकी जो पब्लिशिंग राइट्स थी, ये पब्लिशिंग राइट्स भारत प्रकाशन को दे दिया गया। तो आरएसएस अगर टेक्निकली ये कहता है कि ये उनका मुखपत्र नहीं है, तो टेक्निकली ये बात बिल्कुल सच है। अब प्रोफेसर मेहरोत्रा, जो बात दिलीप चेरियन कह रहे हैं कि भाई डर का माहौल तो है कि अगर इस देश में टाटा जैसी कंपनी को, इस देश में इन्फोसिस जैसी कंपनी की देशभक्ति पर अगर सवाल खड़ा हो जाएगा कि ये तो ग्लिचेस, तो ये टेक्नोलॉजी का मामला है, ग्लिचेस कहीं भी हो सकती है, वो ग्लिचेस लंबी भी हो सकती है, वो ग्लिचेस इररिपेरेबल भी हो सकती है, लेकिन ये कहना कि दरअसल इसके पीछे कोई गहरी साजिश है या देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो इसका असर इंडस्ट्री पर कैसे पड़ सकता है? और क्या इस तरीके का शक करना जायज है, क्योंकि ये कंपनी देश में काम करती है, कानून के ऊपर नहीं हो सकती, सबोटाज कर सकती है? जायज है कि नहीं, इसी विषय पे मैं थोड़ा सा तवज्जो दूंगा जी। क्योंकि अगर किसी भी हमारे श्रोता ने ये लेख पढ़ा है और मैंने आज शाम को इसको पढ़ा,
इससे ज्यादा सतही पत्रकारिता का उदाहरण मैंने आज तक नहीं देखा। तो इतना छिछोरा और सतही पत्रकारिता का उदाहरण को लेके हम क्यों इतना उत्तेजित हो रहे हैं? मुझे तो इसको बिल्कुल ऐसे झाड़ देना चाहिए, पहली बात। दूसरी, डर का माहौल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, चरियन साहब बिल्कुल साफ कह चुके। और सबसे रोचक बात यह है कि मोहनदास पाई जो इन्फोसिस के एक उच्च कार्यकर्ता रह चुके हैं, लीडर रह चुके हैं, और उसके अलावा इस सरकार से बहुत तरीके से जुड़े हुए हैं, उन तक ने इस लेख को पूरी तरीके से नकारा है, और ये ध्यान देने वाली बात। तीसरी बात, देशरत्न जी बार बार हमको ये गिना रहे हैं कि 3 बार हो गए, 1 बार हुआ, फिर 2 बार हुआ, फिर तीसरी बार हुआ, तो कुछ तो शक होता है। सवाल ये उठता है कि केंद्र सरकार क्या कर रही है? सरकार तो वही है, पहली बार दिया, गलती हुई, चलिए अगर गलती हुई तो उस पर मैं आता हूं 1 सेकंड में, तो दोबारा क्यों दिया? और दोबारा अगर गलती करी है तो तिबारा काहे को दिया भाई? आपने इनको ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं कर दिया? कोई है इसका जवाब? आगे बात आता हूं। असली बात यह है यूएटी जो मोहनदास पाई ने उठाई। असली बात यह है कि जब आप इतना बड़ा सॉफ्टवेयर इतने बड़े देश के लिए एक नया देशव्यापी सॉफ्टवेयर को कार्यान्वित करने चलते हैं, तो आपको पायलट परीक्षण करना चाहिए, पायलट टेस्टिंग करनी चाहिए, जिसको तकनीकी भाषा में यूएटी कहते हैं, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। और ये साफ लोगों को मालूम है, सब बहुत अच्छी तरीके से लोगों को मालूम है। जीएसटी से ये कहानी चलती चली आ रही है कि ये यूएटी, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, जिस रूप में करना चाहिए था वो सरकार ने नहीं करा, और अगर किया होता तो जीएसटी के संग जो परेशानियां व्यापारियों को, आम आदमी को उठानी पड़ी है वो ना उठानी पड़ी होती, और जो टैक्स रेवेन्यू आ रहा होता वो कहीं ज्यादा मात्रा में होता। तो ये ध्यान रखा जाए। 5वीं बात पे आता हूं। हमारे देश के बाबूगण जो हैं उनको यही समझ है, शुरू से समझ, इस सरकार की दिक्कत नहीं है, पिछली सरकार की भी दिक्कत थी, सारी सरकारों की ये दिक्कत है कि पायलट परीक्षण नहीं करना चाहिए। कोई स्कीम चालू करो, जीएसटी करो, नोटबंदी करो, आज करो, पूरे देश में देशव्यापी कर दो, बिना सोचे समझे। आपको अगर नेशनल लॉकडाउन करना है, 600 लोग कोविड से ग्रसित हैं, तो आप नेशनल लॉकडाउन कर देंगे। अरे चीन ने तो नेशनल लॉकडाउन नहीं किया। पॉइंट यह है कि टेस्ट किया जाता है, ऐसे सॉफ्टवेयर को टेस्ट एक पायलट रूप में, एक शहर में, 2 शहर में क्यों नहीं किया गया? मैं तो ये कहूंगा कि गलती अगर इन्फोसिस की है तो गलती ये है कि अगर ये पाया गया था कि कॉन्ट्रैक्ट में, जीएसटी के कॉन्ट्रैक्ट में यूएटी के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं दिया गया है, और तो वो सफिशिएंट टाइम क्यों नहीं इन्फोसिस ने इस बार मांगना चाहिए था, इंसिस्ट करना चाहिए था, आग्रह करना चाहिए था, आवश्यक करना चाहिए था, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होना चाहिए कि टेस्टिंग होनी चाहिए। इस तरीके से बार बार आप लांछन लगा रहे हैं हमारे देश की एक अग्रणी कंपनी पे। अरे भाई, चीन से आप तुलना करना चाहते हैं, चीन के बराबर बनना चाहते हैं, चीन से आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारे आरएसएस के नेता जैसा कह रहे थे हैं अपने दशहरा के वक्तव्य में, आगे बढ़ना चाहते हैं। अरे तो चीन क्या करता है अपनी कंपनियों के संग? इस तरीके से उनको लथाड़ता नहीं है, उनके संग काम करके उनको बहुदेशी कंपनी बनाता है, मल्टीनेशनल कंपनी बनाता है, उनके संग काम करता है। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। आलोक जी, ये तो जो बातचीत हो गई वो इन्फोसिस और तमाम चीजों को लेकर है, लेकिन जो बड़ी तस्वीर इस बात को लेकर ये है कि आखिर में
एक तरफ हम आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था की हालत ठीक नहीं है, देश को इन्वेस्टमेंट चाहिए और देश की कंपनियां इंटरनेशनल लेवल पे compete करें। वो कंपनी जो इंटरनेशनल लेवल पे compete करती हैं उनको हम एंटी नेशनल बताने की बात करते हैं। क्या ये देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर करेगा या देश की अर्थव्यवस्था को खराब करेगा? देखिए, ये क्या करेगा, मेरा ख्याल है ये तो आपको भी पता है और जो भी आदमी इस प्रकरण को सुन समझ रहा है उसको पता है कि इससे होगा क्या। प्रश्न ये है कि हो क्यों रहा है और कब से इसके निशान आपको दिख रहे हैं। यहाँ देखिए, वेणु बैठे हैं जो बहुत वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं, संतोष मल्होत्रा साहब इकोनॉमी पर नजर रखते हैं, और दिलीप चेरियन वो आजकल इमेज गुरु और एड गुरु कहलाते हैं, लेकिन ये भारत की 2 सबसे बड़ी बिजनेस मैगजीन्स के संपादक रहे हैं। बिजनेस इंडिया और बिजनेस वर्ल्ड दोनों के संपादक रहे हैं। उस वक्त से ये इस दुनिया को देख रहे हैं। जब ये कह रहे हैं कि हाँ डर तो लगता है, इसको आपको बिना किसी दूसरे से तस्दीक किए मान लेना चाहिए कि हाँ डर लगता है। और ये डर क्यों लगता है? इस देश में एक संगठन है, संस्था है, योजना आयोग थी, जो अब नीति आयोग कहलाती है। योजना आयोग का गठन क्यों हुआ था? योजना आयोग बना था इसलिए कि वो देश के विकास की योजनाएं बनाएगा। कहा गया कि साहब इसकी योजना की जगह इसका नाम नीति आयोग रखा जाएगा। क्या तर्क हो सकता है? अब तर्क आगे समझ में आता है। जब उस नीति आयोग के सीईओ हैं, वो एक दिन कहते हैं इस देश में टू मच डेमोक्रेसी है, यहाँ कुछ ज्यादा लोकतंत्र है। आप मुझे बताइए कि लोकतंत्र के ज्यादा होने से किसी नीति आयोग के कार्यालय में बैठे अफसर को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? ये वहां से सिलसिला शुरू होता है, ध्यान दीजिए। अब नीति आयोग इस वक्त मुख्य काम क्या करता है? वो भारत की सरकारी कंपनियों में से किसको किसको बेचा जाना है इसकी सूची बनाता है। इसके अलावा उसने पिछले कुछ सालों में कोई बड़ा काम किया हो तो वो उसकी जानकारी आप भी मुझे दे सकते हैं, कोई और भी दे सकता है। इसके बाद का किस्सा आता है, लगभग 1.5 साल पुरानी बात है। राहुल बजाज ने एक आयोजन में खुलेआम खड़े होकर कहा था कि सब डरते हैं। मैं कह रहा हूं कोई और नहीं कहेगा क्योंकि सबको डर लगता है। उस वक्त क्या कहा गया था कि साहब, और ये अमित शाह को कहा था उन्होंने। हाँ, अमित शाह के सामने खड़े होकर कहा था। उस वक्त कहा गया कि राहुल बजाज जी आप बोल रहे हैं इसका मतलब ये आपको डर नहीं लगता है। ये हुआ बात को हंसी में उड़ा। राहुल बजाज बहुत वर्षों से इस बात के लिए मशहूर हैं कि वो खड़े होते हैं, 2 टूक अपनी बात बोलते हैं, चाहे जिसकी सरकार हो। और वो जमनालाल बजाज के बेटे हैं जो आजादी की लड़ाई में गांधी जी के साथ रहे हैं, तो उनको पिछली सरकारों में घबराहट नहीं होती थी, आज भी नहीं होती है। उसके बाद ये किस्से आते हैं जिसमें पीयूष गोयल टाटा पर सवाल उठाते हैं, पांचजन्य इन्फोसिस पर सवाल उठाता है, और पांचजन्य के बारे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को यह सफाई क्यों देनी पड़ी कि यह हमारा मुखपत्र नहीं है। ये सफाई एक ऐसे ही दिन क्यों आई? इसका अर्थ है कि उसमें जो लेख छपा हुआ है उस लेख को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। तो क्या संघ के संयुक्त सचिव मनमोहन वैद्य को यह पता नहीं था कि हमारे संगठन ने अपने को डिस्टेंस किया इससे? उसके बाद वो पांचजन्य के समारोह में जाते हैं और वहां कहते हैं कि ये धर्म युद्ध का ध्वजवाहक है, हमारे आगे धर्म युद्ध में भूमिका निभा रहा है। तो ये इसको हम इस अंदाज में नहीं ले सकते हैं कि चीजों को संदर्भ से काट के पेश किया जा रहा है। ये दरअसल इस संगठन की प्रवृत्ति है कि ये तमाम विषयों पर, ये सिर्फ इस अर्थनीति के या उद्योगपतियों के विषय पर नहीं, तमाम विषयों पर इसके अलग अलग लोग अलग अलग तरह के बयान देकर भ्रम फैलाते रहते हैं, जिसमें आपको जैसा जो पसंद आए वो आप ले लीजिए। जिनको डरना है वो डर जाएंगे, और जिनको ये सफाई दी जानी है कि नहीं हम डरा नहीं रहे हैं, उनको सफाई देने के लिए एक दूसरा चेहरा खड़ा होगा जो कहेगा नहीं भाई डराया नहीं जा रहा है, और ये जो अखबार में छपा है इस अखबार से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेना देना, आपने सिर्फ स्वामित्व ट्रांसफर कर दिया है, उससे आपका लेना देना खत्म नहीं हो जाता है। ये आपके संगठन का मुखपत्र बहुत लंबे समय तक रहा है, और आज भी जिस भारत प्रकाशन को यह स्वामित्व ट्रांसफर हुआ है वो क्या आपने क्या डिसइन्वेस्ट कर दिया है ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य को? प्रश्न ये है कि आरएसएस ने उसको बेचा है? आलोक, हम उस डिबेट पे नहीं जाते, क्योंकि ये डिबेट साथ में आती है ना आशुतोष। नहीं देखो, वो आपकी बात आती है कि मैंने इसीलिए क्लैरिफाई किया। नहीं, मैंने देखिए
आरएसएस जो ये बात कह रहा है, टेक्निकल बात कह रहा है, तो आरएसएस टेक्निकली अपनी जगह सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि आज की तारीख में चाहे 1925 के 1947 के बाद से आज तक मुखपत्र पांचजन और ऑर्गेनाइजर को मुखपत्र माना जाता है और उसको लेकर कोट करते हैं, पर टेक्निकली आरएसएस अपनी जगह बिल्कुल सही, इसमें कोई दो। बट एमके वेणु, मेरा सवाल इस बात को लेकर ये है कि एक तरफ देश की अर्थव्यवस्था की हालत ठीक नहीं, और मैं ये चाहूंगा कि आप इसको एक आर्थिक पत्रकार के तौर पर इस सवाल का जवाब दें कि देश की अर्थव्यवस्था की हालत ठीक नहीं है, सरकार आत्मनिर्भरता की बात करती है, इंटरनेशनल लेवल पर हमें compete करना, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमारी कंपनी कॉम्पिटिटिव बने। ऐसे माहौल में कैसे कॉम्पिटिटिव बन सकती? इस बयान के या पीयूष गोयल के बयान से या राहुल बजाज ने जो बात कही उसके डर की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे और किस तरीके से झटका लग सकता है? देखिए, यहाँ पे दो बातें हैं। आप अगर पिछले 7 साल जो मोदी जी के कार्यकाल देखें, जो पहला टर्म 2019 तक, उसके बाद एक चीज आशुतोष, जो कंसिस्टेंट जो बात ये मैं देख रहा हूँ कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है, निवेश, जो प्राइवेट निवेश, ये आगे बढ़ के बड़े दायरे पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अभी भी आशुतोष अभी भी पीछे थोड़ा सा एक किस्म से एक थोड़ा विड्रॉन है, अभी तक बाहर आके इन्वेस्ट नहीं कर रहा। उसके कई कारण हैं, क्योंकि जिस तरह अर्थव्यवस्था जीडीपी गिर रही है और जिस तरह कंजम्पशन भी वगैरह गिर रहा है, पर उस पर रखते हैं कि भाई डिमांड इकोनॉमी में है कि नहीं, उपभोक्ता आएगा कि नहीं, तो इसलिए वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा। और इसको लेके मैं आपसे ये कहूंगा कि पिछली सरकार में, जो पिछले मोदी साहब के पहले कार्यकाल में, अरुण जेटली जी भी बहुत उनको फ्रस्ट्रेशन होता था, और प्राइम मिनिस्टर को भी, और बार बार वो इंडस्ट्रियलिस्ट को बुला के बोलते थे कि आप लोग निवेश क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इंडस्ट्रियलिस्ट ये बोलता था, साहब हम निवेश हम कैसे करें, हमारी तो 100% हमने कैपेसिटी बना रखी है, तो अभी तो 65% पे ही हमारा डिमांड जो है 65% पे ही पूरा हो रहा है, तो बाकी जो डिमांड ही नहीं है, तो हम पहले तो पूरी कैपेसिटी यूटिलाइज होगी, उसके बाद हम नया इन्वेस्टमेंट करेंगे, नई कैपेसिटी लाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि जब अपनी अभी की कैपेसिटी ही 60% ही उसका इस्तेमाल हुआ है, तो हम कहाँ से नया इन्वेस्टमेंट क्यों लाएं, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे वो आप कोई भी क्षेत्र ले लो। मगर उस स्थिति में अभी थोड़ी सुधार आई है, मेरे ख्याल स्टील वगैरह में थोड़ा बढ़ावा हुआ है, मगर मोटा मोटी 7 साल में जो हमारे जो डोमेस्टिक जो बड़ी बड़ी कंपनियां, उन्होंने इन्वेस्ट नहीं करी है। हालांकि सॉफ्टवेयर कंपनी ज्यादातर विदेशी एक्सपोर्ट करती है, तो उनका तो ठीक चल रहा है, उनका बिजनेस बुरा नहीं है। तो ये एक मेरा मानना मेन कारण है। तो घूम फिर के आशुतोष जी बात वहीं पे आके फिर बात आके वहीं रुकती है कि अर्थव्यवस्था जब तक बढ़ेगी नहीं, तब तक नया निवेश नहीं होगा। और प्रधानमंत्री का जो ये जो दावा था कि इंडिया एक $5 ट्रिलियन जीडीपी का इकोनॉमी बन जाएगा 2025 तक, अभी सारे जो एनालिस्ट हैं और सारे बड़े जो विशेषज्ञ हैं आर्थिक, वो कह रहे हैं कि ये 2028-29 से पहले नहीं होगा, वो भी 4-5 साल पीछे पिछड़ गया। तो एक इसको देख के ये लगता है कि ओवरऑल एक कॉन्फिडेंस लेवल अर्थव्यवस्था में कम है आशुतोष जी, इसी वजह से निवेश नहीं हो रहा। बिल्कुल। दिलीप, ये एक बिजनेस एडिटर के तौर पर मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि इन्फोसिस हो या टाटा हो, आपको एक रेगुलेटेड सिस्टम के अंदर काम करना होता है, आप कानून से ऊपर नहीं हो सकते। अगर आपसे गलतियां होंगी तो लोग सवाल पूछेंगे, तो फिर इन्फोसिस टाटा से अगर सवाल पूछे जा रहे तो गलत क्या हो रहा, और फिर हम ये क्यों कहते हैं कि इसका असर हमारी इकोनॉमी पे पड़ेगा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपने जो पूछा, पर इसमें एक मिसिंग लिंक है। जब तक कोई फॉल्ट फाइंडिंग एस्टैब्लिश ना हो, तब तक आप ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के तौर से जो इस तरह से कहा जाता है, आप कह सकते हैं कि 5 जन या गवर्नमेंट की वॉइस नहीं है, पर क्वाज़ाई गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, इन्फ्लुएंसिंग गवर्नमेंट, जो भी हो, जब गवर्नमेंट के मंत्री कुछ कहते हैं या आरएसएस के जो वॉइस है वो कुछ कहते हैं, तो नेचुरली ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट हो जाता है। देखिए, बिजनेस में एक रूल है, जो पहला कहा जाता है
वही लोग यूज करते हैं, गूगल पे जब सर्च करते हैं वही पहला आता है। तो अगर आप देखें तो असर जो कंपनीज पे पड़ना था वो असर तो पड़ चुका है। अब इन कंपनीज को अगर बाहर जाके पैसे निकालना हो या कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए अटेम्प्ट करना हो तो जो भी ड्यू डिलिजेंस करेंगे उन कंपनीज पे इसका असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में जो बिजनेस के तौर से अगर देखें, अगर बिजनेस कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री के तौर से देखें, ये इससे उनको नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो कहना था वो इन्वेस्टिगेशन या ड्यू स्क्रूटनी के बाद ही होना था, उससे पहले करना उनको तकलीफ देता है, उनको तकलीफ देता। देशरतन जी, आप इस पर रिएक्ट करना चाहेंगे जो सवाल मैंने दिलीप से पूछा था? देखिए, दिलीप जी ने जो बोला कि इस्टेब्लिश होना चाहिए तभी बोलना चाहिए, पत्रकार पत्रकारिता नहीं कर पाएगा, ये बड़ा साफ जाहिर है। आप एक करते हैं, स्टोरी करते हैं, और वो तथ्य ये है कि प्रॉब्लम्स आई, उसमें कोई नहीं कह रहा है कि प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये इस्टेब्लिश करना कि ये जानबूझ के हुआ है कि ये ग्लिचेस को, ये जांच के बाद ही पता लगेगा। तो शंका पत्रकारिता ने, अपने पत्रकार ने अपनी शंका जाहिर करी है, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं किया उसने। तो ये पत्रकार करते हैं, चाहे एमके वेणु का वायर हो, चाहे स्क्रॉल हो, बिना इस्टेब्लिश चीजें हुए उसमें वो शंका कहते हैं, क्वेश्चंस उठाते हैं, सवाल पूछते हैं। और वो सवाल पूछने का पत्रकारिता जगत में सबको है। इस्टेब्लिश कैसे होगा? हम और आप जांच संस्था तो है नहीं, सीबीआई या कोई पुलिस तो है नहीं जो हम जांच करेंगे, हम सवाल उठाते हैं। तो सवाल जैसे आप उठाते हैं, वेणु जी उठाते हैं सरकार पर, इसी तरह इसने भी एक सवाल उठाया है, क्योंकि एक पैटर्न देखा गया 3 बार। वो ये नहीं कह रहा है कि एंटी नेशनल है, वो कह रहा है क्या ऐसा हो सकता है। तो वो एक सवाल उठा है और वो कह रहा है जांच का विषय बन जाता है। तो ये इंटेंशन की बात है, वो एस्टेब्लिश कैसे होगी? यहाँ पर कोई भी नहीं कह सकता इस स्टेज पे कि उन्होंने जानबूझ के किया कि नहीं किया। इन्फोसिस का योगदान है, टाटा का योगदान है, हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारे समाज को प्रोग्रेसिव बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। इस बात को कोई मना भी नहीं कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो पहलू आया है सीधे अर्थव्यवस्था को इफेक्ट कर रहा है, रेवेन्यू कलेक्शन को सीधे इफेक्ट कर रहा है। तो सवाल क्यों नहीं कोई पूछे? सवाल पूछने पे रोक नहीं होनी चाहिए पत्रकारिता पे। और वेणु जी तो इस मामले में बहुत अच्छे हैं सवाल पूछने में, हर वक्त सवाल ही पूछते रहते हैं। तो वहां पर वो सही है और यहाँ पर ये कर रहे हैं तो गलत है। ऐसा ऐसी दोहरी नीति हो, नहीं, दोहरी नीति और मापदंड नहीं होने चाहिए। मैं देशरतन जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि इस इन्फोसिस का जो कॉन्ट्रैक्ट है इस पे तो हम भी सवाल उठा रहे हैं। इस पे तो 10 नहीं 20 सवाल उठाने चाहिए कि ये क्यों, ये क्यों, मतलब ये नहीं हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट में इतनी गड़बड़ियां क्यों हो रही है। ये तो उठाना बिल्कुल जायज है। मैं इसका जवाब दे दूं, मैं जवाब दे दूं, 1 मिनट जवाब दे दूं इसका। देखिए, जो आप कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एज अ लॉयर मैं बता दूं, कॉन्ट्रैक्ट बहुत बढ़िया से काम होता है। इम्प्लीमेंटेशन में, हाँ, इम्प्लीमेंटेशन में फिर जो जिसको मिला है कॉन्ट्रैक्ट उसके एंड पे बात चली जाती है सरकार से हटके। उसमें पेनल्टीज होती हैं, उसमें कंपनसेशन डैमेजेस होता है। यहाँ पर सरकार को जवाब देना है, लेकिन वहां पर वो इन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल भी उठाया है जो कि हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। एज अ लॉयर मैं बता दूं, जब टेंडर खुलते हैं, ओपन होते हैं, तो L1 का स्टेटस होता है। L1 जो सबसे कम करेगा, तो वो इशू भी उठा लिया कि L1 स्टेटस हमारी टेंडरिंग व्यवस्था में सबसे अच्छा माना जाता है क्या, किसमें खामियां हैं? तो बहुत बड़े बड़े सवाल इसमें उठे हुए हैं। तो सवाल उठाना जायज है, उठाना चाहिए। बिल्कुल। नहीं, मैं आशुतोष एक बात मैं कहूंगा जी कि वो जो शंकर ने, जो पांचजन्य के जो संपादक ने इस इम्प्लीमेंटेशन को लेकर जो सवाल उठाया वो जायज है, मगर उन्होंने बाद में आज एक्सप्रेस में उन्होंने वक्तव्य दिया अपना, उसमें दोबारा ये कहा है कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं या सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो वो दूसरा जो पार्ट है उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इन्फोसिस कोई सोशल इंजीनियरिंग नहीं कर रहा। वो सवाल उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, उनका हक बनता है सवाल। वो ठीक है सवाल उठाना, बट देश विरोधी कहना है, देशद्रोही कहना, ये बात सवाल है नहीं, सवाल है वो भी। ये नहीं देशरतन जी, ये देखिए मैं, आप जानते कि मैं मेरी एक तस्वीर बना दी गई है कि मैं मोदी जी की बहुत आलोचना करता हूँ या आरएसएस की आलोचना करता हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि ये लोग देशद्रोही।
और मुझे रोजाना देशद्रोही और गद्दार न जाने क्या क्या कहा जाता है, तो इससे थोड़ा सा फर्क करना पड़ेगा। हिंदुस्तान में वो बहस का विषय नहीं है, वो डेमोक्रेसी है, तो मुझे भी सुनने को मिलता है, आपको भी सुनने को मिलता है। ये बहस आज खैर ये बहस का विषय नहीं, बट प्रोफेसर मेहरोत्रा, मेरा सवाल इस बात को लेकर, इकोनॉमिस्ट होने के नाते मेरा सवाल ये है कि जब डर का माहौल होता है और जो फ्री माहौल होता है, उसमें दोनों में फर्क क्या है, और दोनों इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करते हैं, दोनों इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट करते हैं? देखिए, डर के माहौल में हमारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट जी रहा है वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा। सिर्फ एक ही कारण से इन्वेस्ट नहीं कर रहा, जो वेणु कह रहे थे, बिल्कुल सही कारण कह रहे थे कि कंजम्पशन बढ़ ही नहीं रहा, आमदनी लोगों की बढ़ ही नहीं रही। तो जब आमदनी बढ़ ही नहीं रही तो वो इन्वेस्ट किस लिए करेगा? जब एक्सेस डिमांड, एक्सेस वो है, सरप्लस कैपेसिटी है, तो क्यों इन्वेस्ट करेगा? मगर वो अगर नहीं इन्वेस्ट कर रहा है तो वो अपने पैसे को विदेश क्यों ले जा रहा है? बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में पैसा वो विदेश तो ले जा रहा है। क्यों ले जा रहा है? वो यहाँ भी कुछ और कर सकता है, इंडस्ट्री में न लोग इन्वेस्ट करें। ऐसा नहीं कि क्या कैपेसिटी नहीं बिल्ड हो सकती सर्विसेज सेक्टर में? क्या ये डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते? क्या क्यों ऐसा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आकर के हमारी कंपनियों को खरीद रहा है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का बड़ा ढिढोरा है, क्या बड़ा एफडीआई बड़ा बढ़ रहा है। एफडीआई क्यों बढ़ रहा है ये किसी ने पूछा? ये इसलिए नहीं कोई पूछता, क्योंकि वो एक्चुअली हो ये रहा है, या फिर वो सर्विसेज में जाता है, या वो जाता है आपके अपनी हमारी देश की बड़ी बड़ी कंपनियों को खरीद बिक्री। मगर मैं आशुतोष आपके सिर्फ 5-6 बातें मैं करना चाहता हूँ जो बहुत जरूरी है, और जो अगर आप ध्यान से इस लेख को पढ़ेंगे तो बहुत से जो सवाल देशरत्न जी ने उठाए हैं उसको उनके जवाब मिल जाएंगे। तो दिक्कतें हैं, यूएटी की बात मैंने कर ली कि यूजर एक्सेप्टेंस क्यों नहीं पहली बार। उसके अलावा इस लेख में आप ये पाएंगे 6 बातें, एक के बाद गिनाता हूं। छिछोरे आरोप करने से पहले कुछ आधार तो होना चाहिए, मगर आधार बिना चंद्र प्रकाश जो इसके लेखक हैं स्वयं कहते हैं कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। लिखा हुआ है उस आर्टिकल में, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। ये जो हम सवाल उठा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो क्या सबूत देते हैं? ट्विटर के 3 ट्वीट्स बॉक्स में बना करके लोगों के ट्वीट्स, ये उनका आधार है। ये कोई आधार बनता है? मैं तो कहूंगा ऐसी स्थिति में तो इन्फोसिस का हक बनता है कि वो डेफेमेशन का सूट फाइल करे कि आप हमको टुकड़े से जोड़ रहे हैं। बाय द वे, मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से नहीं जुड़ा हूँ, मैं एक विदेशी विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर हूँ, तो मुझे अधर्मिया आप अब न बनाएं। तीसरी बात, L1 नई बात नहीं है। L1 सारी सरकारें L1 करती हैं। तो ये आर्टिकल क्या पूछता है, जरा सा सवाल सुन लीजिए, वर्बेटिम कोट कर रहा है। कोई कंपनी इतने कम बोल लगाकर ठेका कैसे लेती है? मतलब इन सज्जन को कोई आइडिया नहीं है कि L1 क्या प्राइस था जिस पे लिया गया, L2 कौन सा था, कौन सी कंपनी थी, क्या प्राइस था, कुछ आइडिया नहीं है, कैसे ले लेती है। अरे भाई, ये सरकारी तरीका है और दशकों से ये तरीका है। और अगर आप टेक्निकल मापदंड पे आप खरे उतर रहे हैं तो आपको मिलता है कॉन्ट्रैक्ट। अगर टेक्निकल मापदंड पे आप नहीं खरे उतर रहे थे और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के काम आपने खराब किया था और जीएसटी खराब किया था, तो आपको बैन कर देना चाहिए था। क्यों नहीं बैन किया? चौथी बात, ये भी कहा गया है कि इन्फोसिस में प्रभावी ऐसे लोग हैं जो ऊंचे स्तर पे लोग डिसीजन मेकर्स हैं, वो मार्क्सवादी हैं और बंगाली मार्क्सवादी हैं। और चीन और आईएसआई के प्रभाव की आशंका क्या नहीं रहेगी, ये सवाल उठता है। मतलब इससे ज्यादा छिछोरी बात कोई हो सकती? 5वीं बात, और फिर ये सवाल उठाते हैं कि अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहता है क्या इन्फोसिस, ताकि सरकार को स्वदेशी कंपनी को ठेका देना बंद कर देना पड़े। स्वदेशी कंपनी को ठेका देना बंद कर देना पड़े मतलब आप निर्भरता पे आभागत कर, यानी कि इन्फोसिस इतनी मूर्ख कंपनी है कि वो आगे अपना कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बनाना चाहती तो विदेशी कंपनी को मिले।
हैं? ऐसी मूर्खता करेगी। मतलब ओके, आखिरी बात, कंस्पिरेसी की हदें, सवाल सुन लीजिए। फॉरेन पावर्स तक का नाम आ गया आखिरी पैराग्राफ में, आर्टिकल में। कोई फंड चालू किया था जॉर्ज सोरोस ने, उसका नाम, और उसमें उसके आधार पे ये भी एलिगेशन है, ये भी आरोप है कि डेटा लीक करने का क्या की तैयारी है क्या। अब इस तरीके से मतलब आप इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं या इंडस्ट्री के ऊपर आप को डरा रहे हैं? और ऐसा क्यों है कि आप सिर्फ टाटा और इन्फोसिस को डरा रहे हैं, जो हमारे देश की उच्चतम कंपनियां हैं? क्यों आप अबानी और अंडानी को नहीं डरा रहे हैं? ये क्या डबल स्टैंडर्ड नहीं है? और मैं आपको चीन का हमको बहुत उदाहरण दिया जाता है कि हमको उनसे उत्तम होना है। आखिरी बात कह रहा हूं आशुतोष, द चाइनीज स्टेट डिसिप्लिन्स देयर बिग बिलियनर्स। अगर उनका नेटवर्थ $10 बिलियन के आसपास पहुंचने वाला होता है तो उन पे ऐसी निगरानी रखी जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारे अंबानी साहब की तो नेटवर्थ $44 बिलियन पहुंच गई है। निगरानी छोड़ दीजिए, वो तो और समृद्ध होते चले जा रहे हैं। सवाल ये उठता है, ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? ठीक है आलोक, जो बात प्रोफेसर मेहरोत्रा ने की है, क्या ये कहा जाए कि कुछ उद्योगपतियों को टारगेट किया जा रहा है और कुछ के लिए रास्ता बिल्कुल क्लियर है? देखिए, ये तो शुरू में मैंने कहा कि ये डर का माहौल, और इसकी जब बात हो रही थी तो ये डर का माहौल जब होता है तो वो उसका कोई ना कोई कारण होता है कि क्यों आप किसी को डरा रहे होते हैं, उसकी वजह होती है। बेवजह डर का माहौल नहीं क्रिएट किया जाता। आखिर लोगों की तरफ इशारा हो रहा है। पीयूष गोयल ने जो भाषण दिया और उसके बाद उस भाषण को CII के YouTube चैनल से डिलीट करवा दिया गया। भाई अगर सब कुछ ठीक था तो क्या आप कोई बात कह सकते हैं और उसके बाद ये सफाई दे सकते हैं कि भाई मेरा मंतव्य ये नहीं था? आप उसको इरेज क्यों करवा रहे हैं? ये सोचने की बात है। तो कुछ ना कुछ उसके पीछे ये सारे तार जोड़ के देखना पड़ेगा। आप इनमें से किसी एक चीज को अलग उठा के नहीं देख सकते। साफ है कि आप कुछ लोगों को डराना चाहते हैं, लोगों को लाइन पे लाना चाहते हैं कि भाई जैसा कहा जाए वैसा करो। जिस जगह आपको कहा जाए कि ठेका ले लीजिए वहां ले लीजिए, और जहां नहीं मिल रहा हो बता दिया जाए। तो जैसे हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में ठेकेदार तय कर देते थे कि भाई आप टेंडर भरने नहीं आएंगे। जिसको टेंडर उठाना है उसे पता है, बाकी शहर भर को मालूम है कि हमको जाना ही नहीं है टेंडर डालने। तो ये माहौल कब हो? तो क्या इस माहौल को हम पूरे राष्ट्रीय स्तर पे क्रिएट करना चाहते हैं? और अगर करेंगे तो बहुत ही खतरनाक परिणाम होंगे, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन इरादा अभी जो दिख रहा है वो तो यही दिख रहा है कि अब क्या क्या तात्पर्य हो सकते हैं। एक हो सकता है कि भाई चंदा दे दो, तो चंदे का अभी वेणु ने शुरू में बताया, जो चंदा आ रहा है राजनीतिक दलों को 90% वहीं आ रहा है। तो अब क्या बचा है? आप चाहते हैं कि 10% भी दूसरे को ना जाए, एक आध घुड़की में वो भी हो जाएगा। लेकिन तब उसके लिए आपको टाटा और इन्फोसिस जैसे इंडस्ट्री आइकॉन्स को निशाना बनाने की आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं। इसके पीछे गहरा कुछ खेल है। और जो प्रोफेसर मेहरोत्रा कह रहे हैं कि इसी समय में, इतनी भयानक आपदा के समय में, इस देश के 2-3 उद्योगपति बहुत तेजी से अमीर होते चले जा रहे हैं, तेज रफ्तार से। इतनी स्पीड से उनकी वेल्थ बढ़ रही है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये सवाल तो कहीं ना कहीं उठेगा ना। यहाँ आप इन्फोसिस पे जो अखबार सवाल उठा रहा है, उस पत्रकार को इस देश में कितने रेलवे स्टेशन, कितनी ट्रेनें और कितने हवाई अड्डे एक ही ग्रुप को मिल गए ये पता नहीं चला। वहां उसको लगता है कि राष्ट्रवाद चल रहा है। इन्फोसिस में क्या है कि टुकड़े टुकड़े गैंग इस लेख में इसका जिक्र है। अगर आप देखें किताब, ये टुकड़े टुकड़े गैंग और नक्सलवादी और ऐसी वेबसाइट्स को फंड करता है। ये अब आप कहना क्या चाह रहे हैं? ये साफ दिखता है कि पहले तय किया गया कि इन्फोसिस को निशाना बनाना है और उसके बाद उसका केस बिल्ड करने की कोशिश की गई। इन्फोसिस के नाम पर जो उनकी एक चेयर है विदेशी विश्वविद्यालय में, उसका भी जिक्र है कि वहाँ जो चेयर है उसके जो हेड हैं जी, वो भारत विरोधी छवि बनाने के लिए। तो आप देश विरोधी मुहिम पूरी तरह से आप कह रहे हैं और उसके बाद आप कहते हैं, ये उसमें कहीं भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है। नक्सलवादियों, वामपंथियों और टुकड़े टुकड़े गैंग की सहायता का आरोप
वायर, ऑल्ट न्यूज और स्क्रॉल जैसी दुष्प्रचार वेबसाइट के पीछे इन्फोसिस की फंडिंग मानी जाती है। जातिवादी घृणा फैलाने में जुटे कुछ संगठन भी इन्फोसिस की चैरिटी के लाभार्थी हैं। तो ऐसे में क्या यह प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए कि इस फंडिंग के क्या कारण हैं और ऐसे संदिग्ध चरित्र वाली कंपनी को सरकारी निविदा प्रक्रियाओं में सम्मिलित होने की छूट होनी चाहिए? ये प्रश्न उठ रहा है। भाई प्रश्न तो ये फिर आप सरकार से पूछिए ना कि इस सरकार के वो मंत्रालय, उन मंत्रालयों में कौन देश विरोधी लोग बैठे हुए हैं जो ऐसी देश विरोधी कंपनी को ठेके दे रहे हैं। लेकिन सवाल वहां नहीं उठना है, क्योंकि सवाल उठाने का कोई और उद्देश्य है, और उद्देश्य साफ है कि आप चारों तरफ लोगों को इस डर में ला दें, सवाल उठाने बंद हो जाएं। जब कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बोलता है, ये ध्यान रखिए, जब राहुल बजाज खड़े होकर बोलते हैं तो इस देश में बहुत सारे लोग सुनते हैं। इनमें जो इस सरकार के विरोधी हैं वो भी सुनते हैं, जो सरकार के समर्थक हैं उनमें भी बहुत। आलोक से हमारा नेटवर्क का संपर्क टूट गया है। आलोक, बातचीत को यहीं पे हम खत्म करते हैं क्योंकि काफी लंबा वक्त इस वक्त हो चुका। मैं एक ही बात अंत पे कहना चाहूंगा, वो ये है कि इस देश के अंदर कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने पिछले 30 सालों में भारत के अंदर न केवल वेल्थ क्रिएशन किया बल्कि हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दिया है। अगर उनसे कहीं कुछ गलती हो भी जाती है तो मुझे लगता है उस गलती को उसी अंदाज से देखना चाहिए। लेकिन अगर आप उनकी निष्ठा पर शक करेंगे कि वो दरअसल नक्सलवादी हैं या फिर नक्सलवादियों की मदद कर रहे हैं, वामपंथियों की मदद कर रहे हैं या देश के टुकड़े टुकड़े गैंग की मदद कर रहे हैं, तो ये सिर्फ एक ही बात कही जा सकती है कि देश की अर्थव्यवस्था को ऐसे लोग दरअसल नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उसकी गति पर ब्रेक लगाना चाहते हैं। तो बेहतर यह होगा कि सरकार इस पूरे मसले पर खुलकर सामने आए और यह स्पष्ट करे कि सरकार से किसी तरीके का डर इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं होना चाहिए अगर वो ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। तो रूल्स रेगुलेशन है, सब लोग उस रूल्स रेगुलेशन के तहत उसी इकोसिस्टम में काम करते हैं। लेकिन अगर इन्फोसिस, टाटा जैसी कंपनियों पर अगर निशाना साधा जाएगा तो यकीन मान लीजिए अर्थव्यवस्था को रफ्तार तो छोड़ दीजिए, अर्थव्यवस्था पूछिए दोबारा रिवर्स गियर में जा सकती है, जो कि ऑलरेडी जा चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।